हेलो एवरीवन, आज अपनी इस क्लास में हम लोग फोटो सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इमर्सन इफेक्ट और रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को समझा था। इमर्सन ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था कि प्लांट के अंदर दो टाइप के फोटो सिस्टम यानी दो टाइप के पिगमेंट का कलेक्शन पाया जाता है जो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करते हैं। तो वहीं से एक कंसेप्ट आया था कि प्लांट के अंदर दो टाइप के पिगमेंट सिस्टम पाए जाते हैं, फोटो सिस्टम पाए जाते हैं। तो आज हम उसी की बात करेंगे क्योंकि नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है लाइट रिएक्शन में फोटो फास्फोरिलेशन स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले ज़रूरी है कि फ़ोटो सिस्टम को समझना और इसके साथ साथ ये समझना कि पिगमेंट्स किस तरीके से कलेक्ट होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला एक टर्म यहाँ पर लिखा है मैंने, दैट इज़ क्वांटासोम। तो ये क्वांटासोम क्या चीज़ होती है? जैसे आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो पिगमेंट्स होते हैं दैट इज़ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। जैसे आपने क्लोरोफिल पढ़ा है, बीटा कैरोटीनॉइड पढ़ा है, फाइकोबिलिन्स, फाइकोइरेथिन, ये सब क्या है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं जो सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं, उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूसिंग पावर इन द लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। गॉट इट? और उसी रिड्यूसिंग पावर को यूज़ करके डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस में CO2 को फिक्सेट किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है ग्लूकोज में। गॉट इट? तो क्वांटासोम्स एक्चुअली है क्या? ये जो इनको हम फोटोसिंथेटिक यूनिट बोलते हैं, तो ये है क्या? कलेक्शन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, यानी जितने भी पिगमेंट पाए गए, चाहे वो क्लोरोफिल हो, चाहे वो बीटा कैरोटीनॉइड हो, चाहे फाइकोबिलिन्स हो, ये सब एक साथ इनको अगर हम बोलें तो ये क्या कहलाएंगे? ये क्वांटासोम्स कहलाएंगे और यही फोटोसिंथेसिस की यूनिट कही जाएगी इनको। इतना ठीक है? अब आइए हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। जैसे मैंने जब सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट किया था फोटोसिंथेसिस का, तो आपको एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर इस तरीके से बना के बताया था कि ये क्लोरोप्लास्ट है और ये जो वाइट बैकग्राउंड दिख रहा है वो जेल लाइक सबस्टेंस है, इसको मैंने स्ट्रोमा कहा था। और इसी स्ट्रोमा में कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर थे जिनको थैलाकॉइड कहा था, और बहुत सारे थैलाकॉइड आपस में स्टैक्ड ईच अदर हो जाते हैं और ये स्ट्रक्चर कहलाता था ग्रेना। आपको शायद याद हो, दो ग्रेना आपस में स्ट्रोमा लैमली से कनेक्ट थे और इस तरीके से मेम्ब्रेन से भी कनेक्ट था। इतना आपको याद होगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि थैलाकॉइड में जो थैलाकॉइड है उसकी मेम्ब्रेन में इस तरीके से फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इतना भी सही है। अब हम इसी थैलाकॉइड को थोड़ा सा इनलार्ज कर रहे हैं। ये देखिए, एक थैलाकॉइड को ऐसे निकाला गया, ये एक सिंगल थैलाकॉइड है। इस थैलाकॉइड को यहाँ पर हमने क्या किया है? इनलार्ज किया है। अच्छा देखिए, इस थैलाकॉइड को अगर हम देखें तो ये जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये इसकी मेम्ब्रेन होगी, दैट इज़ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। और ये सिमिलर होगी जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि फास्फोलिपिड की बनी होती है, सिमिलरली ये भी फास्फोलिपिड की ही मेम्ब्रेन होती है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ओके, फिर आप देखेंगे ये बीच में खाली जगह है जिसको हम ल्यूमेन बोल देते हैं। अब हम ये जान चुके हैं पहले से ही कि इसी मेम्ब्रेन में ही इस तरीके से पिगमेंट्स का अरेंजमेंट होता है, कलेक्शन होता है। तो ये जो डिफरेंट पिगमेंट्स हैं यही एक्चुअली मिलके फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कराते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इन पिगमेंट्स में हर पिगमेंट्स को की एक कैपेबिलिटी होती है कि वो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करे मैक्सिमम। आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में मैंने बताया था। तो इस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स का जो अलग अलग अरेंजमेंट है, कलेक्शन है, वही एक्चुअली है फोटो सिस्टम जो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कराता है। चलिए अब हम आगे बढ़ें, फोटो सिस्टम पढ़ें। इससे पहले ज़रूरी हो जाता है कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको डिटेल में पढ़ लें। ये स्ट्रक्चर आपको पहले कंफर्म हो जाए, उसके बाद हम लोग फोटो सिस्टम पढ़ेंगे, फिर फोटो फास्फोरिलेशन पे आ जाएंगे। तो आइए देखिए, मैंने क्या कहा, क्लोरोप्लास्ट से एक थैलाकॉइड को यहाँ से निकाला, थैलाकॉइड को इनलार्ज किया, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन दिखी। इसी मेम्ब्रेन में डिफरेंट फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं और भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं। ये ल्यूमेन है, आपको पता है, ये इसके अगल बगल ये स्ट्रोमा होगा। ये देखिए, मैंने क्या यही की बात हम लोग कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या होगा? स्ट्रोमा। तो ये स्ट्रोमा है,
इधर भी स्ट्रोमा है और ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है। एक थैलाकॉइड मेम्ब्रेन को अगर हम और इनलार्ज करते हैं, इतने पोर्शन को, ये देखिए जो डॉटेड दिखाया गया यहाँ पे, इसको हम और इनलार्ज करते हैं तो हमें कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर नज़र आते हैं। एक तरफ कुछ पिगमेंट्स का कलेक्शन है, आप देखिए ये जो ब्लैक कलर से मैंने गोल गोल यहाँ पर बनाया हुआ है, ये पिगमेंट्स को रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं, और यहाँ भी एक पिगमेंट भी रिप्रेजेंटेट हो रहा है। इतना ठीक है। तो दो जगह पर पिगमेंट्स का एग्रीगेशन है। तो एक को कहा गया PS2, क्या कहा गया? PS2 यानी फोटो सिस्टम। सेकेंड, एक को कहा गया PS1। अब PS2 और PS1 क्यों कहा गया? ऐसा नहीं है कि रिएक्शन पहले यहाँ हो रही है फिर यहाँ हो रही है ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिस्कवरी की बात होती है कि सबसे पहले इसको इन्वेंट किया गया, देन इसको इन्वेंट किया गया। तो क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि भाई जब दोनों पिगमेंट्स हैं, दोनों में क्लोरोफिल है और दोनों में जो है एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, यहाँ भी वही चीज़ है, तो फिर इनको अलग अलग नाम क्यों दिया गया है? ये क्वेश्चन रेज होता है। तो बिल्कुल होना भी चाहिए। आप इस मेम्ब्रेन को देखिए, इस मेम्ब्रेन को मैंने इनलार्ज किया है। ये देखिए मैं शेडेड बना देता हूँ, मैं इतनी मेम्ब्रेन को हमने इनलार्ज किया है समझने के लिए। तो हमने क्या देखा? शुरुआत में यहाँ पर PS2 है और बगल में मैंने रखा है यहाँ पर P680 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो छोटे छोटे पिगमेंट्स हैं, फिर मैंने बीच में एक ग्रीन कलर से पिगमेंट बनाया है, दैट इज़ क्लोरोफिल A। तो PS2 में जो क्लोरोफिल A है वो रिएक्शन सेंटर है। क्या है? रिएक्शन सेंटर मीन्स वहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्शन हो रहा है, सबसे ज़्यादा लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। जब सन लाइट यहाँ पर पड़ती है तो सनलाइट एब्जॉर्ब होती है इन एक्सेसरी पिगमेंट में, देन वो सभी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं क्लोरोफिल A में। तो यहाँ पर P680 का मतलब ये है कि यहाँ पर प्रेजेंट जो रिएक्शन सेंटर है दैट इज़ क्लोरोफिल A, वो मैक्सिमम 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करेगा, जबकि यहाँ पर जो प्रेजेंट है क्लोरोफिल A एज अ रिएक्शन सेंटर, वो 700 वेवलेंथ की लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करेगा। ओके, अच्छा जी। फिर यहाँ पर आप देखिए इसी PS2 के बगल में इस तरीके से कुछ यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स दिखाया गया है। ये भी प्रोटीनिशियस कॉम्प्लेक्स है। इसको हम बोलेंगे वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। आपको पता है फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, और जो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है वो कहाँ से आती है? वाटर से आती है, वाटर की स्प्लिटिंग से आती है। लाइट की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग को हम फोटोलिसिस ऑफ वाटर बोलेंगे। तो PS सेकेंड्स के बगल में एक कॉम्प्लेक्स होता है जो कि वाटर को स्प्लिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट्स वाई इट इज नोन एज वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। तो एक बात यहाँ पर क्लियरली समझ लीजिए कि वाटर स्प्लिटिंग इज ओनली एसोसिएटेड विद PS सेकेंड प्रेजेंट इन द लोअर पोर्शन ऑफ द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। इज दैट क्लियर? फिर आप देखेंगे ऊपर यहाँ पर LHC लगा हुआ है। LHC मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। मतलब ये है कि जो सन लाइट आती है, कोई भी लाइट वेस्ट ना जाए, सभी कोई न कोई पिगमेंट उसको एब्जॉर्ब करके और अल्टीमेटली क्लोरोफिल A यानी रिएक्शन सेंटर को दे दे, जिससे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी हो सके। इज दैट क्लियर? फिर यहाँ पर ये प्लास्टोक्यूनोन है, फिर साइटोक्रोम B6F है, प्लास्टोसाइनिन है। ये सब क्या है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने का काम करते हैं। अभी इलेक्ट्रॉन की बात कहाँ से आ रही है, अभी इसके बाद समझते हैं। पहले मेरा ये मोटिव था यहाँ पर, प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है मेरा यहाँ पर कि मैं आपको थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं ये पहले कंफर्म कर लूँ, उसके बाद फोटो सिस्टम की बात करते हैं। ओके, मैंने क्या बताया? PS सेकेंड में रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A, PS फर्स्ट में भी रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A। PS सेकेंड और फर्स्ट में क्या डिफरेंस है कि यहाँ का जो रिएक्शन सेंटर है वो P680 नैनोमीटर की लाइट को मैक्सिमम ऑब्जर्व करेगा, और PS फर्स्ट में जो रिएक्शन सेंटर है वो 700 वेवलेंथ की लाइट को मैक्सिमम ऑब्जर्व करेगा। तो ये डिफरेंस हुआ। दूसरा क्या डिफरेंस है? PS फर्स्ट के इज एसोसिएटेड विद NADP रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या चीज़ है भाई? आपको मैंने बताया था कि जो लाइट एनर्जी को यूज़ करके किया जाता है, अल्टीमेटली यही तो किया जाता है कि इनऑर्गेनिक फास्फेट और ATP को
एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट को सनलाइट की प्रेजेंस में या सनलाइट से प्रोड्यूस एनर्जी, इनडायरेक्टली जो एनर्जी बन रही है यहाँ पर सनलाइट से, उससे क्या बना देना, एटीपी बना देना। और क्या बना देना, ये आपके पास एक चीज़ और होती है NADP प्लस, जो रिड्यूस को एंजाइम है, ये रिड्यूस होके क्या बनाती है, NADPH प्लस H प्लस। ये दोनों एक्चुअली क्या थे, रिड्यूसिंग पावर थे। तो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है यहाँ पर, इस पूरे फोटो सिस्टम का काम क्या होता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके उससे मिलने वाली एनर्जी को यूज़ करना है रिड्यूसिंग पावर को बनाने में। तो यहाँ पर तो आपने देख लिया वाटर स्प्लिटिंग हो रही है। ये आपने देखा कि यहाँ पर जो है ये PS फर्स्ट है जो P700 की लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर रहा है। इससे एसोसिएटेड एक और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पाया जाता है जो कि क्या काम करता है, ये जो अब देखिए लिखा हुआ है NADP प्लस रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। इट्स मेन फंक्शन इज व्हाट, टू रिड्यूस, इसका काम होता है NADP प्लस को रिड्यूस कर देना NADPH प्लस H प्लस में। तो जिस तरीके से वाटर को स्प्लिट करने के लिए वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स था, इसी तरीके से NADP प्लस को, जो कि स्ट्रोमा में प्रेजेंट है, उसको रिड्यूस करने का काम NADP प्लस रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स करता है, जो कि किसके पास प्रेजेंट है, PS फर्स्ट के आसपास प्रेजेंट है। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर आप देखिए ये जो एक यहाँ पे स्टॉक सा नज़र आ रहा है, आप देखिए ये है CF0 और ये है CF1। CF पार्टिकल इसको पढ़ते हैं कपलिंग फैक्टर, इज दैट क्लियर, क्या बोलते हैं इसको, कपलिंग फैक्टर। जिसका जो ये CF1 स्टॉक होता है, CF1 पोर्शन, ये प्रोजेक्टेड टुवार्ड्स किधर, इधर क्या प्रेजेंट है आपका, स्ट्रोमा की तरफ प्रोजेक्टेड होता है। इसका दरअसल ये एक्चुअली है क्या, ये एक टाइप का एंजाइम है, दैट इज ATP सिंथेज, यानी ATP को सिंथेसाइज करने वाला एंजाइम है ये CF1 पार्टिकल, या उसको कलेक्टिवली आप ATP सिंथेज कह दो या फिर CF पार्टिकल बोल दो। इसका काम क्या होता है बच्चों, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, जैसे एक चीज़ आप यहाँ समझिए, जैसे मान लीजिए ये ये कोई पिगमेंट्स हैं, इस तरीके से समझ लीजिए। मान लीजिए इस पिगमेंट से इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमर्ज आउट हो रहा है, ये इस पिगमेंट में जाए, फिर इस तरीके से बहुत सारे पिगमेंट से होकर गुजरे। तो इलेक्ट्रॉन अगर अपनी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में मूव करता है तो बहुत सारी एनर्जी को लिबरेट करता है। क्या करता है, एनर्जी लिबरेट करता है, और इसी एनर्जी को यूटिलाइज करके यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन होता है। अब और अच्छे समझिए ATP बनेगा कैसे बच्चों, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट जब मिल जाए तो वो ATP का फॉर्मेशन करेंगे। और यहाँ पर आप देखिए ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फास्फेट को कंबाइन करना एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है जो एनर्जी मांग रही होती है। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है, इस पूरे प्रोसेस में जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में मूव करते हैं तो एनर्जी लिबरेट करते हैं, और उसी एनर्जी को यूज़ करके इस एंडोथर्मिक रिएक्शन को यूटिलाइज परफॉर्म किया जाता है और ATP का फॉर्मेशन किया जाता है। ओके, तो ये एक बात हो गई, हमने आपको ये बहुत डिटेल में हम लोग समझेंगे अभी फोटोफॉस्फोरिलेशन में, जो दो तरीके का होता है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। लेकिन अभी आपको ये समझना था कि थैलाकोइड मेम्ब्रेन में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। PS सेकेंड के बगल में क्या प्रेजेंट है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, जो कि वाटर को स्प्लिट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट्स वाई नोन एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 2H2O, यहाँ पर कुछ बुक में H2O लिखा होगा, तो यहाँ क्योंकि हमें एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन चाहिए होती है, इसलिए हम लोग इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप देखिए क्या होगा, जब 2H2O स्प्लिट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज आयन, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन में टूटेगा, 4 प्रोटॉन में टूटेगा और 2 नीसेंट ऑक्सीजन में, जो कि मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के थ्रू क्या बना लेंगे, ऑक्सीजन बना लेंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना लेंगे। कहाँ ये हो रहा है, फोटो सिस्टम सेकेंड के पास हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। कैसे हो रहा है, एनर्जी कौन दे रहा है, यहाँ भी एनर्जी कौन दे रही है, सनलाइट दे रही है। इतना ठीक है। तो फिर ये सब बातें आगे भी करेंगे। तो क्योंकि तो हमें आज स्टार्ट क्या करना है, फोटो सिस्टम। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि थैलाकोइड मेम्ब्रेन का एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसा होता है,
उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर, कौन कौन से पिगमेंट, कौन कौन से मोबाइल कैरियर, एटीपी सिंथेज एंजाइम, पीएस सेकेंड, उसका रिएक्शन सेंटर, ये सब आप समझ गए होंगे। आइए दोबारा हम आते हैं अपने पॉइंट पर। मैंने बताया आपको क्वांटासोम्स क्या होते हैं, कि जितने भी पिगमेंट्स होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, उनको आप कलेक्टिवली क्वांटासोम्स कह सकते हो, जिनका एक ही फंक्शन होता है एनर्जी को कैप्चर करना, सनलाइट एनर्जी को, और उसको यूटिलाइज करना इन द प्रोडक्शन ऑफ और रिड्यूसिंग पावर। ओके, आइए देखते हैं। जैसे एक ये सिस्टम समझिए, जैसे मैं यहाँ की बात करूँ, ये पीएस सेकेंड है, इसको मैं और अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। अब पीएस सेकेंड को यहाँ से निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक बीच में बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाया है, दैट इज़ क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए के चारों तरफ आप देखिए छोटे छोटे पिगमेंट्स हैं। क्या है? पिगमेंट्स हैं। और इन पिगमेंट्स का भी काम क्या है? सनलाइट एनर्जी को कैप्चर करना। अब ये सनलाइट एनर्जी यहाँ पर पड़ रही है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे ये जो बाहर वाले पिगमेंट हैं, और ये अपनी सब पूरी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पर? क्लोरोफिल ए में। अब क्लोरोफिल ए अगर सभी की एनर्जी को ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर मैक्सिमम रिएक्शन होगा। दैट्स वाई दिस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट इन सेंटर इज नोन एज रिएक्शन सेंटर। तो रिएक्शन सेंटर के चारों तरफ जो पिगमेंट है उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? एसेसरी पिगमेंट। एसेसरी पिगमेंट सनलाइट को एब्जॉर्ब करके अल्टीमेटली एनर्जी किसको ट्रांसफर करते हैं? अपने रिएक्शन सेंटर को। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, मान लीजिए ये पीएस सेकेंड है, तो पीएस सेकेंड में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P680। क्या लिख सकते हैं? P680। यानी जो रिएक्शन सेंटर है पीएस सेकेंड का, वो P680 नैनोमीटर, मतलब 680 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ वाली लाइट है उसको मैक्सिमम एब्जॉर्ब करेगा। और यहाँ पर आप देखिए, चाहे हम क्लोरोफिल ए की बात करें, चाहे हम बात करें एसेसरी पिगमेंट की, इन सब का काम क्या है? सनलाइट एनर्जी को कैप्चर करना। चलिए जी, अब सोचिए ये बात, इतनी सारी एनर्जी आ रही है और एसेसरी पिगमेंट से होते हुए रिएक्शन सेंटर को पहुंच रही है। तो फिर रिएक्शन सेंटर जो है ये एक्चुअली इनमें क्या होगा? एनर्जी स्टेट इसका बढ़ जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए एक्साइटेड होने के बाद ये इमर्ज आउट कर देगा। मीन्स सनलाइट के मिलने के बाद रिएक्शन सेंटर एक्टिवेट हो जाता है। रिएक्शन सेंटर एक्टिवेट होने के बाद क्लोरोफिल यानी रिएक्शन सेंटर से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमर्ज आउट होते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का, अब आप देखिए ये चीज़, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा, तो फिर दोबारा यहाँ पर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। जैसे यहाँ पर प्लास्टोक्विनोन प्रेजेंट हैं, देन साइटोक्रोम B6 हैं, देन प्लास्टोसाइनिन है। तो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता जाएगा, एनर्जी लिबरेट करता जाएगा, और इसी एनर्जी को यूटिलाइज करके ADP को इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ कंबाइन करके ATP बना लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग समझ रहे थे पीएस सेकेंड क्या है? इसमें रिएक्शन सेंटर P680 है, इसमें 680 नैनोमीटर की लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब किया जाता है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो कि रिएक्शन सेंटर है, ये एसेसरी पिगमेंट है, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसको रिसीव करेगा कौन? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा सिस्टम बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा सिस्टम जो बना हुआ है, यही है कि एक्चुअली फोटोसिंथेटिक यूनिट। अच्छा जी, एक चीज़ और कह सकते हैं हम यहाँ पर कि जो क्लोरोफिल ए है, ये रिएक्शन सेंटर है, इसके चारों तरफ प्रेजेंट है एसेसरी पिगमेंट। इन सब का काम क्या है? इन सब का काम क्या है? लाइट एनर्जी को कैप्चर करना। तो किसी एनर्जी को कैप्चर करने वाले को, रिसीव करने वाले को हम एंटीना मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। यानी एंटीना मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ एसेसरी पिगमेंट एंड रिएक्शन सेंटर। इज दैट क्लियर? तो फिर ये बात हो गई पीएस सेकेंड की। इसी तरीके से पीएस फर्स्ट की अगर बात करें, तो पीएस फर्स्ट में भी रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए होता है, लेकिन यहाँ पर वो 680 नैनोमीटर नहीं, यहाँ पर वो 700 नैनोमीटर की लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए पीएस फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर को हम P700 से दिखाते हैं। रिएक्शन सेंटर यहाँ भी क्या होता है? क्लोरोफिल ए होता है, लेकिन इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है? 700। पीएस सेकेंड में
रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए है, लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मैक्सिमम कहाँ पर हो रहा है? P680 यानी 680 नैनोमीटर की लाइट में। इज दैट क्लियर? यहाँ पर आपने देख के क्लियर हो गया आपको कि PS सेकेंड ही वाटर स्प्लिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। PS फर्स्ट NADP रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स के पास में होने के नाते इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर NADP प्लस का रिडक्शन किया जाता है इन ऑर्डर टू फॉर्मेशन ऑफ NADPH प्लस H+। इज दैट क्लियर? तो ये बातें हो गई फोटो सिस्टम की। अब हम यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस का जो मोटिव है उसको समझते हैं। मैं स्क्रीन को रब कर दे। हम लोगों ने अभी समझा कि PS सेकेंड और PS फर्स्ट कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं जो उन दोनों सिस्टम से एसोसिएटेड होते हैं। तो दरअसल यहाँ पर बातें जो हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर, हमें सनलाइट एनर्जी को यूटिलाइज करके क्या करना है, ATP और NADPH को H+ और NADPH और H+ और ATP का फॉर्मेशन यहाँ पे करना है। तो कैसे होता है भाई सनलाइट का क्या होगा? जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, ओके, ये एसेसरी पिगमेंट्स हैं यहाँ पर चारों तरफ से। इसको अच्छे से समझ लीजिए कि एक्चुअली प्रोसेस में होगा क्या, इसी लाइट में हमको समझना है आगे का प्रोसेस। अब यहाँ सनलाइट इस तरीके से पड़ी, दिस इज द सनलाइट, फोटोनिक एनर्जी। इसको एसेसरी पिगमेंट सभी एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेंगे, अपनी लाइट एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देंगे क्लोरोफिल ए के पास। इतनी बात समझ में आ गई? अब जब क्लोरोफिल के पास इतनी सारी एनर्जी आ जाएगी तो इसमें क्लोरोफिल ए में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का एनर्जी स्टेट, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। तो यानी क्लोरोफिल कैसी हो गई, अब एक्टिवेटेड। कैसी हो गई? ये रिएक्शन सेंटर कैसा हो गया, एक्टिवेटेड हो गया, एक्साइटेड हो गया। तो एक्साइटेड क्लोरोफिल क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? और ये इलेक्ट्रॉन जैसे निकला तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल बन जाएगा ना भाई, जहाँ से भी वो इलेक्ट्रॉन निकला होगा वो इलेक्ट्रॉन होल बन जाएगा। सपोज करिए दिस इज इलेक्ट्रॉन होल, ओके, जहाँ से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकले हैं। वो बात की बातें हैं, इसको फिल कौन करेगा अभी हम लोग पढ़ेंगे। पहले ये समझते हैं मेन प्रोसेस क्या है। सनलाइट पड़ी, रिएक्शन सेंटर एक्टिवेट हुआ, इस रिएक्शन सेंटर से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकले, इसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने एब्जॉर्ब किया, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट पे है, लेकिन जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर प्रेजेंट है ना, मान लीजिए ये प्लास्टोक्यूनोन है, ये साइटोक्रोम B6F है, और ये मान लीजिए क्या है, प्लास्टोसाइनिन है। इस तरीके से समझिए। तो जब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को किसने रिसीव किया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा, ये हाई जो ये वाला मॉलिक्यूल है यानी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, इनका एनर्जी स्टेट इनसे कम, इनका इनसे कम है। इज दैट क्लियर? तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे यानी हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, ऑब्वियस सी बात है एनर्जी निकालेंगे। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, फिर भी एनर्जी लिबरेट करेंगे, क्योंकि हर मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये वाला इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है इसका एनर्जी स्टेट ज़्यादा है, एनर्जी लेवल इसका कम है, इसका और कम है। तो इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहे हैं हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, यहाँ पर एनर्जी लेवल क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पर एनर्जी लेवल क्या है, कम है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेंगे वो एनर्जी को लिबरेट करेंगे। अब यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी को लिबरेट करेंगे। तो इसी एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है इन द प्रोडक्शन ऑफ ATP और इन द प्रोडक्शन ऑफ NADPH+ या NADPH2, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेशन किया जा रहा है ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, ये दो तरीके से होता है, दो तरीके से होता है। अच्छा मुझे आप ये बताइए, अगर ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन हो जा रहे हैं और ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप कह सकते हो ना कि यहाँ एडेनोसिन के साथ 2 फॉस्फेट लगे हुए हैं और यहाँ पर एडेनोसिन के साथ अब 3 फॉस्फेट लगे, यानी यहाँ पर एक फॉस्फेट प्लस हुआ, ऐड हुआ। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, फॉस्फोराइलेशन। क्या करेंगे इसको हम,
फास्फोराइलेशन। अब ये फास्फोराइलेशन कब होगा? जब इसको एनर्जी इनपुट दिया जाएगा, और ये एनर्जी इनपुट कौन सी एनर्जी से मिल रहा है? सनलाइट से। तो सनलाइट की एनर्जी इनपुट से एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट कंबाइन करके एटीपी बना रहे हैं, तो ये फास्फोराइलेशन कैसा होगा? फोटोफास्फोराइलेशन। यानी फोटोफास्फोराइलेशन के थ्रू ही इन दोनों का प्रोडक्शन किया जाता है। ये प्रोसेस कहाँ हो रहा होता है? थैलेकोइड मेम्ब्रेन में एंड रिलेटेड पोर्शन ऑफ स्ट्रोमा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे फोटोफास्फोराइलेशन, जो कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फोटोफास्फोराइलेशन की बात करेंगे, जो कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक होता है। तो एक थोड़ा सा आइडिया हम और ले लेते हैं कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन क्या होता है, फिर हम अगले लेक्चर में बात करेंगे कि किस तरीके से डिटेल प्रोसेस होती है। दोबारा समझते हैं। जैसे ये एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, ओके। यहाँ पर प्रेजेंट एसेसरी पिगमेंट इसको एनर्जी ट्रांसफ़र कर देंगे इस तरीके से। आई थिंक आप प्रोसेस समझ रहे हो जो मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये सनलाइट है, सनलाइट पड़ेगी तो क्लोरोफिल ए एक्टिवेट होगा, यहाँ से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमर्ज आउट होंगे, और इलेक्ट्रॉन डिफरेंट प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुँचे पहले। और अगर ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से इमर्ज आउट हुआ है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल भी तो बन गया होगा। तो भाई हर कोई चाहता है अपने घर लौट के आना, इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन भी चाहेगा अपने घर पे लौट के आना। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकला हुआ है डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से होता हुआ दोबारा अपने घर पे चला है, यानी क्लोरोफिल ए के पास चला है, तो ये आपको मैनर कैसा निकल रहा है, दिख रहा है आपको? यहाँ पर क्या दिख रहा है? साइक्लिक मैनर दिख रहा है। और इस प्रोसेस के दौरान ही कहीं न कहीं पर एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फास्फेट मिलकर के एटीपी का फॉर्मेशन कर देंगे। यानी इस पूरे प्रोसेस में फास्फोराइलेशन भी हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन अपने घर में लौट के चला रहा है तो ये कैसा हो गया? साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। और दूसरी बात ये, अगर यही क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो सनलाइट पड़ने से, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमर्ज आउट हों, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से एक्सेप्ट हों, और ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर के थ्रू होते हुए कहीं और चले जाए, पीएस फर्स्ट में चले जाएं, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकले हुए थे क्लोरोफिल ए से, इस इलेक्ट्रॉन होल को फिल करने के लिए यही इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हुए? बिल्कुल नहीं, यानी अपने घर लौट के नहीं आ पाए। तो अगर ऐसा हो रहा है कि रिएक्शन, जिस रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन इमर्ज आउट हुए थे वो वहाँ पर लौट के नहीं आ पा रहे हैं, तो वो नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन कहलाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन लौट करके अपने घर पे आ जा रहे हैं, यानी जहाँ से वो इमर्ज आउट हुए थे, तो वो कहलाएगा साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। दोनों ही प्रोसेस में रिड्यूसिंग पावर का फॉर्मेशन किया जाता है। यहाँ पर केवल एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा होता है, और अगर नॉन साइक्लिक हो रहा है तो यहाँ पर एटीपी और NADPH2 का भी फॉर्मेशन हो रहा होता है। हालांकि जब हम पढ़ेंगे अभी साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन, फिर बाद में हम उसके डिफरेंसेस की बात करेंगे। आइए जल्दी से हम लोगों ने यहाँ पर क्या पढ़ा है एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मुझे यहाँ पर आपको समझाना था फोटो सिस्टम क्या होता है। जब फोटो सिस्टम हमने स्टार्ट किया तो आपको बताया क्वांटोसोम क्या होते हैं। तो क्वांटोसोम के बारे में आप समझ ही गए होंगे कि जितने भी पिगमेंट्स होते हैं फोटोसिंथेटिक, कलेक्टिवली उनको हम फोटोसिंथेटिक यूनिट या क्वांटोसोम बोल सकते हैं। थैलेकोइड मेम्ब्रेन में जो पिगमेंट्स होते हैं वो स्कैटर्ड हेयर एंड देयर नहीं होते हैं, वो एक निश्चित जगह पर प्रेजेंट होते हैं। और डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स का कलेक्ट होना दो टाइप के फोटो सिस्टम को बताता है। और ये दो टाइप के जो फोटो सिस्टम है PS2 एंड PS1, ये इस बेसिस पे बताए गए हैं कि PS2 वो उसका रिएक्शन सेंटर मैक्सिमम 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, जबकि जो PS फर्स्ट है उसका जो रिएक्शन सेंटर है वहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्शन किस वेवलेंथ की लाइट पे होगा? 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस या एब्जॉर्प्शन होगा वहाँ पर। तो ये फोटो सिस्टम हो गया। फोटो सिस्टम 2 के पास प्रेजेंट होता है, आपको मैंने मेम्ब्रेन में यहाँ बताया था, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स
और मेम्ब्रेन में प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन, ATP सिंथेज होते हैं। ऐसे में यानी अपर लेयर ऑफ थैलाकोइड मेम्ब्रेन में यहाँ कहीं प्रेजेंट होता है NADP रिडक्टेज, जो NADP प्लस यानी रिड्यूस कोएंजाइम ए से NADPH2 या NADPH प्लस प्रोटॉन को बनाता है। ये ATP की बात करें चाहे हम इन दोनों की बात करें, ये सब क्या है, रिड्यूसिंग पावर हैं। तो फिर रिड्यूसिंग पावर का फॉर्मेशन कब होता है, इन्हीं फोटो सिस्टम के अक्रॉस होता है। कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर केवल फोटो सिस्टम एक काम आते हैं, और कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर दोनों फोटो सिस्टम पार्टिसिपेट करते हैं। एक्चुअली ATP का बनना लाइट के प्रेजेंस में फास्फोरिलेशन कहलाएगा, बेसिकली फोटो फास्फोरिलेशन, जो कि 2 टाइप का होगा और एसोसिएटेड होगा इन्हीं फोटो सिस्टम के थ्रू। तो फिर जो साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन है और नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन है, इनको हमने पढ़ा कि अगर इलेक्ट्रॉन घूम करके अपने घर में चले आएँ तो वो साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन है, और इस दौरान जब ये ट्रेवल कर रहे हो हाई एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में तो ATP का फॉर्मेशन कर दें तो ये साइक्लिक होगा। अगर इलेक्ट्रॉन मूव करके नहीं आ पा रहा है तो वो नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन। इसके पहले इस लेक्चर को आप समझ लीजिएगा कि थैलाकोइड मेम्ब्रेन में कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा पिगमेंट, कौन सा मोबाइल कैरियर कहाँ पर प्रेजेंट होता है। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर को दोबारा देखिएगा और NCERT पढ़िएगा अपनी। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।